तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और आज जो लेक्चर है वो हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जो लास्ट पार्ट बच गया था उसको हम लोग आज यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे आज डिजीज एजेंट के बारे में देखेंगे, लास्ट में पैथोजन क्या था, इंक्यूबेशन पीरियड क्या था, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में देखे थे। आज देखने वाले हैं किसके बारे में देखने वाला है, डिजीज एजेंट। यानी कि ऐसा मतलब इसका क्या है डेफिनेशन समझिए यहाँ पे, अ सब्सटेंस और फोर्स विच कॉज डिजीज, या मतलब क्या बोल रहा है कि एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा फोर्स जो क्या करे, हमको क्या करे, डिजीज करे, बीमार करे बाई एक्सेस और डिफिशियंसी। या तो ज्यादा होकर के बीमार कर देगा या उसकी कमी होकर के हमको बीमार कर देगा, या अब्सेंस होकर के, या उसका एकदम मतलब एक भी चीज नहीं पाया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज एजेंट। अब इसमें फटाफट हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आता है डिजीज एजेंट में बायोलॉजिकल एजेंट, यानी कि बायोलॉजिकल एजेंट यानी कि पैथोजन। पैथोजन्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि पैथोजन क्या है, तो वो बीमारी कॉज करने वाले एजेंट को क्या बोलते हैं, पैथोजन्स कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, वायरस, यानी कि बायोलॉजिकल एजेंट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहने वाला या लिविंग होने वाला। तो ये वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्म, फंगी, प्रोटोजोआ, इंसेक्ट, इत्यादि, ये सब जो है ये बायोलॉजिकल एजेंट है जो हमको क्या करेंगे, बीमारी कॉज करेंगे। दूसरा क्या होता है, न्यूट्रिएंट एजेंट, यानी कि जैसे मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और वाटर। अगर या तो इन लोगों का एक्सेस हो जाए बॉडी के अंदर या इनकी कमी हो जाए तो पर भी हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो वैसे कमी अगर मिनरल्स में हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब में कमी हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएटिंग एजेंट के थ्रू हम लोग क्या हो गया है, ये हमको बीमारी कॉज किया हुआ है। उसी तरह से कुछ केमिकल एजेंट होते हैं। केमिकल एजेंट में दो तरह से होता है, एंडोजीनियस केमिकल एजेंट और दूसरा होता है एक्सोजीनियस केमिकल एजेंट। मींस जो बॉडी के अंदर केमिकल एजेंट रह करके हमको बीमार करे उसको क्या बोलता है, एंडोजीनियस केमिकल एजेंट। और जो बॉडी के बाहरी से केमिकल हमको बीमार करने का काम करेगा उसको एक्सोजीनियस। जैसे कि एंडोजीनियस का एग्जांपल क्या होगा, यूरिया, बॉडी के अंदर यूरिया बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या कोई हार्मोन की कमी हो जाए या कोई हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होने लगे, कोई एंजाइम की कमी हो जाए या कोई एंजाइम ज्यादा सिक्रीट होने लगे, तब पर भी हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अरे ठीक है। उसी तरह से एक्सोजीनियस केमिकल एजेंट में क्या आते हैं, जैसे गैस, कोई भी चीज ऐसा गैस जो है उसको सूंघ लेने से हमको बीमारी हो सकता है, डस्ट के धूल के वजह से, कोई मेटल अगर हमारे नाकों के थ्रू चल जाए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन कर सकता है। उसी तरह से कोई फॉर्म्स, धुआं वगैरह, स्पोर, पोलन ग्रेन, ये सब जो क्या करते हैं, ये बाहर के एजेंट है, केमिकल एजेंट। जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमको नुकसान करने का काम करते हैं। अब उसी तरह से फिजिकल एजेंट है स्टूडेंट। फिजिकल एजेंट में जैसे हीट, गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी भी हमको बीमार कर देता है, बहुत ज्यादा ठंडा भी बीमार कर देता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, प्रेशर, यानी कि उमस वाला मौसम अभी जैसे आप लोगों का गुजर रहा है तो वो भी बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा रेडिएशन, किसी भी के मतलब एक्सरे वगैरह का रेडिएशन, या बहुत धूप में आप रह गए, बड़ी तेज धूप में, तो उसको भी आपको बीमार कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी आपको बीमार का मुआयना देगा, समझे। साउंड, बहुत ज्यादा साउंड बढ़ जाएगा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दिल के धड़कन बढ़ सकता है, इस तरह के कान के चदरा फट सकते हैं, तो ये भी क्या कर सकता है, हमको डैमेज कर सकता है, बीमार कर सकता है। उसी तरह से मैकेनिकल एजेंट, जैसे इंजरी, गिर गए, अरे भसड़ा गए भाई, उसी को ये बोल रहा है। फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, तब पर भी आप बीमार है। स्प्रेन, कहीं पे खिंचाव हो गया, वो तब पर भी बीमार। डिसलोकेशन, हाथ उतर गया, खेलते खेलते बॉल फेंक रहे थे तो हाथ में क्या हुआ कि चल गया। रोहित शर्मा के आप देखे होंगे, कभी कभी ग्राउंड में उनका ऐसे हाथे उतर जाता है तो क्या करता है, ऐसे करके पूरा चढ़ाता है, ऐसे कड़ाक से ऐसे करके चढ़ाएगा और फिर जाकर के उकलता है। कभी कभी देखना ऐसा उसको सर्च मारना, तो उसको इस तरह से डिसलोकेशन का वो आइडिया है। रोहित शर्मा, अरे भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन, वर्ल्ड कप वाला अभी उसी का, तो ये डिसलोकेशन हाथ हो जाता है उसका, फिर वैसे खट से वो चढ़ा लेता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब आइए कम्युनिकेबल या इन्फेक्टियस डिजीज क्या होते हैं उसके बारे में अब डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसमें पहले आपको ये समझना होगा कि कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे पढ़ा जाए, पहले कैसे स्टडी किया जाए। तो उसमें पहला नंबर क्या करना होगा, जब भी कम्युनिकेबल डिजीज को आप पढ़ने जाइएगा तो उसका सबसे पहले ही देखना होगा कि जो बीमारी फैला है या ये फैला किस पैथोजन से हुआ। तो पहला नंबर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कि पैथोजन के बारे में जानेंगे। दूसरा, ये कैसे बीमारी को फैलाता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में देखेंगे, यानी कि कैसे इन्फेक्शन फैलता है। तीसरा, उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, और उसका सिम्टम्स, जब हो जाए बीमारी तो उसमें कैसा पेशेंट में क्या क्या चीज देखने के लिए मिलेगा, ये हो गया। और चौथा इसमें क्या है कि प्रिवेंशन मेजर, यानी कि प्रोफाइलेसिस, उससे बचाव क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि वैक्सीनेशन है तो अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो वैक्सीनेशन लगवाइए। दूसरा, आइसोलेशन, अगर वैक्सीनेशन नहीं है या ज्यादा हुई कम्युनिकेबल है तो उसको अलग एक रूम दे दीजिए। जैसे कोरोना काल में एक रूम में बंद कर देता था लोग। अरे यस या नो, डिसइंफेक्टेंट उसके अंदर लगाइए, सैनिटाइजेशन करवाइए, यानी कि अगर कोई फीकल मैटर से होने वाला है तो सैनिटाइजेशन, प्रॉपर डिस्पोजल, फीकल मैटर का जो डिस्पोजल बढ़िया से होना चाहिए। और एजुकेशन करिए, लोगों को एजुकेट करिए, ये भी एक बढ़िया बचाव का तरीका है।
जो तुम लोगों को हम कर रहे हैं, ठीक है। और अगला इरिडिकेशन ऑफ वेक्टर इफ प्रेजेंट, अगर वेक्टर प्रेजेंट है तो उसको हटवाइए, उसको हटाइए। जैसे पानी जमा है नाली में, अगल बगल में पानी जमा है तो उसको क्या करना है, आपको हटवाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करके क्या कर सकते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज में कॉमन बैक्टीरियल डिजीज को सबसे पहले लेते हैं और उसको देखते हैं। तो इसमें बिबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ डिजीज के बारे में देखते हैं। बिबोनिक प्लेग, प्लेग का नाम सुने होंगे, प्लेग का नाम आप लोग सुने होंगे, इसको ब्लैक डेथ डिजीज भी कहा जाता है। और ये जिस समय आया था स्टूडेंट, पूरा मिलियंस में लोगों को खत्म किया था। और वहां पे जो है ना, इसको मतलब बहुत सारे लोगों को जो है, बहुत सारे लोगों को माने वहां के पॉपुलेशन को कम कर दिया था। अब देखिए कि ये एक्चुअल में प्लेग आया कहां से, इसको समझिए। तो सबसे पहले पैथोजेंस को देखेंगे। अच्छा, ये डिजीज किसका है? ये रोडेंट का है, यानी कि रैट्स का है। ये हम लोगों का बीमारी नहीं है, प्लेग हम लोगों के अंदर होने वाला नहीं है। एक्चुअल में प्लेग किसके अंदर होता था? चूहा के अंदर ही होने वाला है। लेकिन अब देखिए, इसमें चूहा के अंदर कौन ही बीमारी कॉज करवाता है? अर्सिनिया पेस्टिस। अर्सिनिया पेस्टिस ये रोड शेप का होता है और नॉन मोटाइल होता है। इसका एक और नाम क्या है? पेस्टुरेला पेस्टिस भी कहते हैं। अब ये देखिए फैलता कैसे है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो रैट के थ्रू होता है, रैट फिलियल। ये जो रैट फिलिया बोलते हैं इसको, या जीनोफाइला क्योपिस बोलते हैं। जो क्या करता है, ये एक मक्खी है जो उड़ते उड़ते किसके पास जाता है? रैट के पास, चूहा के, और चूहा के ब्लड को सक करता है। क्या करता है? चूहा के ब्लड को सक करता है। और ये चूहा, ये जो मक्खी है, उसी के अंदर ये क्या पाया जाता है? अर्सिनिया पेस्टिस। अब जैसे सक करने लगा, तो जैसे हम लोगों का मच्छर काटता है ना, उसी तरह से मच्छर में क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडियम पाया जाते हैं। आगे पढ़िएगा भी हम लोग, तो वो क्या करता है? प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में चला जाता है, इसी चूहा के ब्लड में चला गया। अब जैसे चूहा के ब्लड में चला जाता है तो चूहा के अंदर ही बीमारी कर देता है, तो उसके वजह से चूहे मरते हैं। तो ये इंसान में कैसे आया भाई? तो एक्सीडेंटली इंसान के अंदर आया था। मैन इन्फेक्टेड एक्सीडेंटली, यानी कि रैट फ्रॉम डेड इन्फेक्टेड रैट बाइट्स ह्यूमन। यानी कि क्या होता है कि चूहा जो है, जहां पे मान लीजिए प्लेग हुआ, प्लेग होकर के चूहा मर गया, उसके अंदर प्लेग का बीमारी हो गया, चूहा मर गया, वहां पे बहुत सारे चूहे मर गए। अब चूहे मर गए, अब उसमें उसको बीमारी हो गया। मान लेते हैं कि चूहा जिसको प्लेग, मतलब इसको ये मक्खी उसके अंदर चला गया है, अब उसके अंदर बॉडी में एकदम चला गया, तो वो एकदम बेचैन होगा, इन्हें सोने तड़प रहा होगा। अब अचानक जाके ह्यूमन को काट दे। अरे इन्होंने देखते करते हैं कि चूहा इधर उधर चलबे करता है, तो अचानक जाके काट देता। जैसे काटा तो उससे किस में आ गया? ह्यूमंस के अंदर आ गया। और जैसे ह्यूमंस के अंदर आया, अच्छा इसमें एक चीज और है कि ये इसीलिए बोला जाता है ना कि एक हाइट, ये इसका ये जो रेट फिलिया है, ये मक्खी टाइप का नहीं है। टिंडा देखो ना, टिंडा उस तरह से उछलता है, ऐसे उछलता है, तो उछल ज्यादा नहीं सकता है। बेड एक आपका है ना, अगर आप बेड पर सोए हैं तो बेड पर उछल के ही काट नहीं सकता है, तो वो नीचे रहता है, तो इससे कम चांसेस रहता है ह्यूमन में फैलने में। रेट अगर काट दिया, रेट अगर काट दिया तो उससे क्या होगा कि ये पूरा फैलेगा और ह्यूमन के अंदर फैलेगा। अब इसमें जब काटेगा तो ह्यूमन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आएगा भाई? तो पहला नंबर बुखार चढ़ेगा, एक्सट्रीम वीकनेस होने लगता है, एकदम शरीर कमजोर होने लगता है। पेनफुल इन ब्यूबो, ब्यूबो मतलब क्या होता है? लिम्फ नोड। यहाँ पे जो ये गोरियोन है, ये सब एरिया है, जो दोनों थाई के बीच का जो एरिया है, वहां के जो जैसे आर्म पिट्स के यहाँ पे क्या होता है? नहीं होता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में गोही फूलना बोलते हैं। अरे इस तरह से नहीं बोलते हैं कि यहाँ पे हो गया है, तो ये आर्म के अंदर ये इस तरह से घाव हो जाएगा और पूरा ऐसे फूल जाएगा, यहाँ पे दर्द करेगा और दोनों गोरियोन्स के बीच में भी दर्द करता है। तो इसका मेन सिम्टम्स क्या है कि ये ब्यूबो मतलब होता है घाव हो जाना, फूल जाना। कहां पे हो जाता है? गोरियोन एंड पीट्स के अंदर, आर्मपिट, गोरियन यानी कि दोनों थाई के बीच में हो जाता है, यानी कि इस तरह के यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे दोनों पैर के बीच में ये गोरियोन्स का आता है। और आर्मपिट्स, यहाँ पे आर्मपिट्स के पास होगा, तो यहाँ पे क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड हो जाता है। और ये लिम्फ नोड इनलार्जमेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा पेन करता है, बहुत ज्यादा दर्द करता है। इसमें रेड पैचेस भी बन जाते हैं, कहाँ पे? स्किन के ऊपर। और फिर वो क्या होता है? लाल होने के बाद वो काला हो जाता है, और काला हो जाएगा ना, तो फिर इसके बाद वहां से क्या होने लगेगा कि वो फिर जाकर के लोग को मारना चालू कर देता है, ब्लैक हो जाएगा और लीडिंग टू डेथ। इसीलिए इसको ब्लैक डेथ डिजीज भी कहते हैं। कि पहला नंबर क्या होगा कि एकदम बॉडी पूरा काला हो जाएगा, बॉडी काला होने लगेगा, पैचेस पूरा काला, एकदम काला होकर के एकदम सिकुड़ करके खत्म हो जाएगा आदमी, समझे? इस तरह से। अभी कितने दिन में देखने के लिए मिलता है इंक्यूबेशन पीरियड? 2 से 5 दिन के अंदर। जब भी ये काटा तो 2 से 5 दिन के अंदर आपको एकदम पता चल जाएगा कि आपको इस तरह का कहानी होना चालू हो गया। तो 2 से 5 दिन में। और ये एपिडर्मिक डिजीज है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या हो सकता है भाई? तो चूहा को मारिए, या चूहा प्रूफ घर बना दीजिए जिसमें चूहा ना घुस सके, या सीप, जहाजों के अंदर भी चूहा घुस जाते हैं, खड़े खड़े रहने के बाद चूहा जो है तुरंत वहां उसमें भी बनाइए। किल रैट फिलिया, रैट फिलिया को मारने का आप कोई दवा कर लीजिए जहां पे आपको लगे कि रैट फिलिया ज्यादा प्रेजेंट है उधर। और इसका सबसे बढ़िया बात है स्टूडेंट की वैक्सीन अवेलेबल है। ये खास बात है कि ये जो है, ये बुबोनिक प्लेग का आज वैक्सीन बन गया। लेकिन उस समय जब जैसे कोरोना का नहीं बना था तो कितना लोग मर गया। जब उस समय ये फैला था ना, तो पूरा गांव के गांव सन्नाटा हो जाया करते थे, इतना भयंकर था।
अभी देखिए इसका टेस्ट क्या करवाते हैं, तो वाइसन स्टेन टेस्ट इसको कहते हैं। तो इसको करवाने से ये पता चल जाता है कि ब्यूबेनिक प्लेग है कि नहीं। अब अगला बीमारी जो है वो है कोलेरा। कोलेरा को फैलने वाला जिसको हैजा भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, हैजा। ये किसके वजह से, इसका पैथोजन क्या है, विब्रिया कोलोरी होता है। और ये कैसा होता है स्टूडेंट, कोमा सेफ होता है। कैसा होता है, कोमा सेफ होता है। और ये कहां पे जाकर के हमारा जिंदा रहता है, इंटेस्टाइन के अंदर, आंत के अंदर हमारा जाकर के वो बैठ जाएगा। अब देखो क्या क्या करवाता है, इसका ट्रांसमिटेड कैसे होगा, तो अब जिसको भी ये इसके अंदर चला गया, जिसके भी अंदर ये चला गया, तो उसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये कैसे फैलता है, ये फूड और वाटर के कॉन्टामिनेटेड होने से। अब देखो कॉन्टामिनेटेड मतलब कि इसमें क्या होता है कि अगर गंदा खाना और गंदा पानी पी लो, पहले के जमाने में क्या देखने के लिए मिलता था, ये जब कोलेरा आया था तो पहले लोग नदियों से पानी को पिया करते थे, और जो फीकल मेटल को डिस्चार्ज करने भी नदी के किनारे जाया करते थे। तो इस कंडीशन में एकदम एकदम मैंने क्या होता है कि इसमें आप देखिएगा कि एक्यूट डायरिया डिजीज हो जाता है। और व्हाइट राइस, वाटर लाइक लूज मोशन, माने एकदम व्हाइट एकदम लूज मोशन होगा। उसका लूज मोशन चालू ऐसा होता है कि एकदम जो चावल देख रहा हो ना, चावल का जो पानी धुलाता है, और चावल धोते हुए देखा है कभी, तो अगर पानी कैसा व्हाइट निकलता है, उस टाइप का व्हाइट जो है क्या होगा, फीकल मैटर डिस्चार्ज होना चालू होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, राइस वाटर लाइक। और ये रिपीटेड वोमिटिंग करेगा, ये क्या होगा, ये लूज मोशन भी चालू हो जाता है और उल्टी भी करना चालू कर देता है। अब इसके वजह से क्या है, दोनों तरफ से वाटर लॉस हो रहा है, इधर से भी लॉस हो रहा है, और ये हमारे मतलब ये फीकल मैटर के थ्रू भी वाटर लॉस हो रहा है, हमारे एनस से भी लॉस हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लॉस ऑफ माने पानी का भी लॉस हो रहा है, मिनरल्स का भी लॉस हो रहा है, और बॉडी में एकदम वीकनेस आ जाएगा और एकदम बुखार चढ़ के रखेगा। ये भी कितने दिन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, 2 से 3 दिन के अंदर। तो अब क्या करें भाई, जब ऐसा हो जाए तो क्या करें, तो ऐसा होने के बाद जो है ये इसमें बॉइलिंग ऑफ वाटर यानी पानी को खौला के पीजिए। जब भी पानी को कहीं से भी आप लाइए तो पानी को खौला के पीजिए, और वॉश हैंड एंड कुक फूड प्रॉपर्ली। अच्छा एक चीज इसमें और बताना था कि और कैसे गंदा खाना, जैसे क्या करते हैं लोग, सब्जी उब्जी भी आप देखिएगा जनरली नदी के अंदर जाकर धोते हैं, जो भी सब्जी को इस तरह से आयात करते हैं या कुछ भी, तो उन लोग क्या करते हैं कि वो जो डिस्पोजल है फीकल मैटर, मान लीजिए वाटर पानी की तरह वो उसका डायरिया हो रहा है, अब वो क्या होगा, बह करके पानी में चला गया और उस पानी के अंदर नदी में बह रहा है, तो उसमें उन लोग भी बह रहा है। अब उसमें जाकर के उन लोग धोएंगे, सब्जी में जाकर लग जाएगा, और जाकर सब्जी भी जाकर के अब ऐसे बिना धोले, कोई लोग का आदत होता है कि हलवा खीरा हलवा फलाना हलवा, तो बिना धोली क्या करता तो खाना चालू कर देगा, वैसा में डायरेक्ट जाएगा और उसको इस तरह का बीमारी होने का पूरा चांसेस रहता है। तो इसमें बचाव के लिए क्या करेंगे भाई, तो पानी को खौला के पीजिए, वाश हाथ को धोइए प्रॉपर्ली, कब, जब खाना को बनाने लगे तब। ये एकदम जो खाना बना रहे हैं उनको क्या करना है कि जब भी इस तरह से कहीं से भी सब्जी वगैरह किए या कुछ भी इस तरह से कोई भी काम किए, कुछ लोगों का आदत होता है कि बच्चों के देख रहा है, नाक मुंह साफ कर रहा है, वैसे खाली हाथ से करके और तुरंत बना रहा है। जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे बजरवा के अंदर एक दिन हम खाने चल गए थे, और वहां पे क्या कर रहा है, बच्चों पूरा रो रहा है और एकदम पूरा आंखों पोछ रहा है, यो अब पता नहीं ऐसे पोछ रही है और तुरंत करके सान रही है एकदम, और फिर क्या कर रही है, फिर छानना चालू कर। भीड़ था ना, क्या करे, दोनों को देखना है एक साथ, रो रहा है, फराक से मार रही है ऐसे, चुप 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 करके कर रहा है। तो अब ऐसा मत करके खाओ एकदम, नहीं तो जान रहो ऐसा बीमारी तुमको तुरंत पकड़ लेगा। ठीक है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन इसमें क्या है कि इसलिए लोग आज देखिएगा कि हर एक गांव में ऐसा माना जाता है कि पहले लोग गांव में ही फीकल मैटर को डिस्चार्ज करने के लिए चले जाते थे ऐसे, लेकिन आज क्या है कि वो हाँ शौचालय का जो निर्माण होता था, यानी कि शौचालय का बढ़िया से निर्माण होना चाहिए ये चीज, और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, माने ये शौचालय बनवाने का मेन क्या है रीजन, उसका प्रॉपर वे डिस्पोजल ऑफ स्क्रेटा, माने स्क्रेटा को अगर मान ले शौचालय के अंदर रिलीज किया जाता तो अंदर चला जाता, बहता नहीं तो वो क्या पानी के अंदर जाएगा नहीं, तो इसके वजह से फैलेगा नहीं बीमारी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये था। वॉशिंग हैंड प्रॉपरली, वॉशिंग हैंड, जब भी शौचालय से कोई आए तो हाथ को बढ़िया से धो करके हुआ करे। कुछ तो क्या करते हैं कि ऐसे ही काम चला लेते हैं, पोछ पाछ के ऐसे मिट्टी उट्टी से धो लिया और काम चला लिया, तो ऐसा में क्या होगा, बीमारी फैलेगा बाबू, बात है क्लियर। फिर इसके बाद पर्सनल हाइजीन, अपना पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन रखना चाहिए। अच्छा सबसे बढ़िया बात है कि ये भी जब बीमारी आया तो कई को निपटा दिया, समझे, और बढ़िया बात है कि इसका भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, कोई बात नहीं। अब इसका टेस्ट क्या होता है, तो इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, किसका, स्टूल का, और जो उल्टी किए हैं उसका स्टूल का, और उसका जब चेक होगा तब पता चल जाता है कि कोलेरा है कि नहीं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करो, तो ट्रीटमेंट क्या करना है, बॉडी से पानी जा रहा है तो बॉडी में पानी डालो, समझ रहे ना, मिनरल जा रहा है तो मिनरल डालो, तो क्या करो, ORS को घोल पिलाओ, समझ आ रहा है ना, तो ओरल रिहाइड्रेशन करो, सेलाइन चढ़ा दो, उसमें पानी जो लगा रहता है ना एनएस वगैरह उसको चढ़ा दो, और कंटिन्यू एकदम पानी चढ़ाओ उसको, तब जाकर के वो एनएस बॉडी से निकल भी रहा है, पानी चढ़ाइले रखो एकदम एनएस, तब जाके उसका जान बचता है, और ऐसा होबे करता है। और जो इसको मारने के लिए एंटीबायोटिक्स दो, तो इस तरह से जब करोगे तो क्या करेगा कि बीमारी आपको फिर ठीक हो जाएगा। फिर अब अगला बीमारी है डिप्थीरिया, इसको गल घोटू बीमारी भी कहते हैं। गल घोटू बीमारी लड़का के अंदर होता है, ये किसके वजह से होता है, तो ये कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के वजह से होता है। ये रोड सेफ होता है स्टूडेंट, और नॉन मोटाइल होता है। इसमें कौन अफेक्टेड होते हैं,
1 से 5 ईयर के बच्चे अफेक्टेड होते हैं। और इसमें समझो कि कैसे अफेक्शन करता है। जब इसका इन्फेक्शन हो जाता है ना बच्चा के अंदर, तो देखने के लिए क्या मिलेगा कि उस बच्चे के अंदर एक गला के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन ऐसे हार्ड हो जाता है, माने जम जाता है। और ये गला के पास ही जो फेरिंग्स रीजन है, तो वहां से ओसोफेगस भी गया है, वहां से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला भी गया है, वहीं पे अब मान लो जम जाए और एकदम हार्ड हो जाए, म्यूकस एकदम हार्ड हो जाए, बर्फ टाइप के जम जाए, तो वो क्या करेगा, सांस को अंदर आने जाने देगा नहीं। अब उसके वजह से यहाँ पे देखो यही सब अफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, थ्रोट और टॉन्सिल। और इसमें क्या होता है, एक सूडो मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है, टफ मेम्ब्रेन भी उसको बोलते हैं, कहां पे, ओवर ग्लोटिस के ऊपर। अब ग्लोटिस के ऊपर एक सूडो मेम्ब्रेन, एक पतला सा मेम्ब्रेन टाइप का बर्फ टाइप के जम गया उसमें, ऐसे समझो कि बर्फ टाइप के जम गया। तो अब क्या होगा कि वहां पे एकदम जहां पे सांस अंदर जाना था वहीं ऊपर जम गया है, तो वो कभी भी क्या करेगा, उसमें सांस जा पाएगा क्या, तो बच्चा एकदम पूरा एकदम बच्चा इतना एकदम पूरा एकदम तड़पता है बच्चा, इस तरह के एकदम जोर जोर से सांस लेगा और ये क्या कर देता है, ब्लॉक हो जाता है। और ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा तो बच्चा तड़प तड़प के सफोकेशन से सांस लेला बिना क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसका जो जान निकलता है वो सांस लेला बिना मर जाता है। तो नहीं देखते हो आजकल लड़का सांस नहीं लेने लगता है, तो वो वाला आजकल न्यूमोलाइजर लगा करके और तुरंत ऐसे लगा देता है ताकि गरम गरम हवा जाए तो वो वाला में से पास हो जाए, समझे। तो उसको ऐसे ज्यादा निमोनिया में किया जाता है, लेकिन उस कंडीशन में भी सांस नहीं लिया जाता, ऑक्सीजन लगाओ, ये सब करो, तो ये सब ट्रीटमेंट करके उसको बचाया जा सकता है। और नहीं बचने पाएगा तो फिर वो क्या कर सकते हैं। अब ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन ही कैसे होता है, एयर ड्रॉपलेट के थ्रू होता है, जैसे छींके और खांसे। तो ये क्या होता है कि छींकने और खांसने से फैलता है, इसीलिए छोटे बच्चों के पास सर्दी खांसी हुआ रहा है अगर आपको, तो नहीं जाना चाहिए उसमें। आप अगर चले गए तो उसको आप नुकसान कर रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग क्या करता है, कुछ लोगों का आदत है कि लड़कन के बड़ी मोहब्बत दिखाएगा, वैसा मोहब्बत मत दिखा कि वो लड़का के जान ले ले, समझे ना। वैसा मोहब्बत नहीं दिखाना है कि वो लड़का को क्या करे, जान ले ले, ठीक है ना। तो जब भी सर्दी खांसी हो तो उसके पास मत जाइए। सिम्टम्स, माई को भी हो गया है तो माई को भी मास्क लगा कर रखना होगा, और ये चीज ध्यान में रखना होगा। मैंने माँ को, माई मतलब माँ, सिम्टम्स इसका क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, सॉर थ्रोट होगा, गला में खसखसाहट, कफ होगा, और सबसे बड़ा इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। ये भी 1 से 5 दिन के अंदर दिख जाता है। अब इसका सबसे बढ़िया बात क्या है स्टूडेंट, कि इसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और ये वैक्सीनेशन डीपीटी कहलाता है, ट्रिपल वैक्सीन। और ये 3 बीमारियों के लिए होता है, एक तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस अभी पढ़ाएंगे आगे, और एक टेटनस के लिए। डीपीटी दिया जाता है 6 वीक आफ्टर बर्थ, बर्थ के तुरंत जस्ट बाद बच्चे को अब लग जाता है, पहले नहीं लगता था लेकिन अब लग जाता है। अब कोई सोचेगा कि सुई लगवाने के चलते अब हम बच्चा को तो अब हम नहीं दिलवाएंगे, तो वैसा बच्चा को दोस्त नहीं दुश्मन है, समझ में आ रहा है ना। सुई लगना है उसको, उस तकलीफ होगा, लेकिन उससे बड़ा तकलीफ कब होगा, जब वो तड़प तड़प के मरेगा तब। तो उससे बचने के लिए ये करना होगा। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो एंटी डिप्थीरियल सीरम दिया जाता है, पैसिव इम्यूनिटी इसमें दिया जाता है। ये एंटी डिप्थीरियल सीरम क्या है, अब ये अवेलेबल हो चुका है, यानी कि बच्चा जैसे आया डॉक्टर का पता चला पहले से बना बनाया एंटीबायोटिक रहता है सीरम, वो बच्चों के अंदर डाला जाता है। तो जैसे जाएगा उसके तो उसको जो है वो तोड़ना चालू, मैंने बर्फ जो जम गया है गला देगा उसको, और जब गला देगा तो बच्चा सांस लेना चालू कर देता है। यस या नो। और ओनली विद इन 24 आवर आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। और ये भी खास बात रखना है कि 24 घंटा के अंदर ही काम करना है। अगर 24 घंटा के अगर पार हो गया तो फिर बच्चा आप नहीं बचाने पाइएगा। तो इसीलिए ये ज्यादा एक्सपेरिमेंट गांव देहात में नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगा कि बच्चा के सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, गाड़ी उठाओ तुरंत जाकर के डॉक्टर के पास लेकर जाओ। ये नहीं कि यहाँ से एक्सपेरिमेंट खिलाओ तो उससे दो तो वो पिलाओ, या तो माँ तो खुदे परेशान रहबे करती है, और में जब आओ कहता है उसको तो कैसे भी तड़प है कि कैसे बच्चा हमारा ठीक हो जाए। और उसके कंडीशन में क्या होता है कि अगर नहीं लेट हो गया विदिन तो फिर डॉक्टर भी बचाने नहीं पाता है। तो ये चीज ध्यान रखिए। इसके लिए टेस्ट क्या होता है, तो सिक टेस्ट कहलाता है। इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है भाई, सिक टेस्ट करते हैं बच्चों के अंदर। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने 3 बीमारी के बारे में देखा बैक्टीरियल, आगे भी इसी तरह से हम लोग और बीमारी के बारे में देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रहने देता है, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।